बहुत अरसा पहले कहीं पढ़ा था कि हमारे यहाँ मज़ाक का मतलब दूसरे बंदे को ज़लील करना होता है, जिसे हम मज़ाहिया लफ्ज़ों का कवर पहना देते हैं। अगले बंदे को ज़लील भी कर लिया, चस्का भी ले लिया और कहा यार मज़ाक कर रहा था। आप नोट करें, हम दोस्तों की महफिल में किसी एक दोस्त पर जुगते कर रहे होते हैं और बाकी दोस्त हंस रहे होते हैं, तो मकसद इसकी तौहीन होता है। अगरचे अगला दोस्त सब्र करके खुद भी दांत निकाल देता है कि चलो यार, दोस्तों में गपशप चलती रहती है, महफिल ज़रा गर्म रहती है, लेकिन अंदर अंदर हम सब मज़े ले रहे होते हैं। अगर कभी मज़ाक का कुछ लेवल था तो वो स्टेज ड्रामों ने तबाह कर दिया। जुगत के नाम पर घटिया जुमले बोलकर शायकीन को तफरी देने की कोशिश ने इस मज़ाक की खूबसूरती को तबाह कर दिया। इन स्टेज ड्रामों में जो मैनी फ़िक्रों पर मिलने वाली दाद ने इनका ऐसा हौसला बढ़ाया कि स्टेज पर मौजूद किरदारों ने एक दूसरे को खूब गालियाँ बकीं और इनके आगे बैठे तमाशाई कह के लगाकर तालियां बजाते रहे। इज़्ज़त का मयार ही इन ड्रामों ने बदल दिया। किसी को गाली देना या इसके नाम पर जुगत लगाना एक नॉर्मल सी बात मानी जाने लगी। मुझे याद है 1990 के वक्त में एक दोस्त के साथ लाहौर अलहमर हाल में एक स्टेज ड्रामा देखने गया था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी स्टेज ड्रामा था। वहाँ जिस तरह की जुगतें लगाई जा रही थी, मेरे जैसा बंदा भी शर्मिंदा हो रहा था, जो बरसों तक हॉस्टल लाइफ गुजार चुका था, जहाँ यार दोस्त हर वक्त मजाक कर रहे होते हैं। ये जुगत और मजाक का नया लेवल था। वहाँ हाल में फैमिलीज भी मौजूद थीं जो इन जुगतों को एंजॉय कर रही थी। मुझे इस वक्त मैशत की डिमांड और सप्लाई का थ्योरी समझ आई कि जिस चीज़ की डिमांड होगी वही मार्केट में बिकेगी। जिस किस्म की जुगत लोग पसंद करते हैं वही अदाकार उन्हें तफरी के नाम पर पेश करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। मैं शायद 10-15 मिनट वहाँ हाल में बैठ सका और दोस्त को कहा चलो यार चलते हैं। काफ़ी मज़ा का मज़ा ले लिया और हम दोनों हाल से निकल गए। इसके बाद कभी वहाँ का रुख नहीं किया। इसलिए जब पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने टीवी शो पर अपनी बात में वज़न डालने के लिए भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय पर अपनी तई जुगत मारी और इनके साथ बैठे दो क्रिकेटरों ने खुलकर कहके लगाए, तो मुझे वही लाहौर का पुराना स्टेज ड्रामा याद आया, जब वहाँ जुगतों के नाम पर घर की औरतों का नाम इस्तेमाल हो रहा था और सब तमाशबीन हंसकर दाद दे रहे थे। लोग कहते हैं रज़ाक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गले मोहल्ले में अच्छा खेलता था, लिहाजा टीम में जगह बन गई। बिलाशुबा वो कमाल ऑलराउंडर था, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान को फिर ऐसा जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं मिला। लेकिन बज़ मजाक ऐसे होते हैं जो टीवी शोज़ में नहीं किए जाते। चलिए, रज़ाक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी तरह कभी लाहौर के स्टेज ड्रामे देखकर जुगत सीखी होगी। आप रमीज़ राजा बारे क्या कहेंगे, जिनका एक क्लिप आजकल वायरल है। एक कॉमेडी टाइप शो में रमीज़ राजा बैठे हैं और वहाँ मौजूद एक खातून मजाक के नाम पर जुगते मार रही हैं और इसका निशाना अजीम खिलाड़ी विविन रिचर्ड्स था। जुगत का मौजू रिचर्ड्स की बीवी और भारतीय अदाकारा और हिदायतकार थे, जिससे बाद में उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। इस ताल्लुक को लेकर क्लिप में वो खातून रिचर्ड्स पर जो नस्ली तासुर पर मबनी जुमले कसती है, इस पर रमीज़ राजा खुलकर कहके लगा रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अब बताएं, रमीज़ राजा कम पढ़ा लिखा है? इसका तैलीमी बैकग्राउंड देखें, इसकी पूरी दुनिया में एक्सपोजर चेक करें। रिचर्ड जैसे लेजेंड के खिलाफ 1980 की दहाई में खेलते रहे हैं। रिचर्ड्स को कोयटा टीम के साथ PSL के मेंटोर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। अगर रमीज़ भी नस्ली तासुब पर मबनी युगत को एंजॉय कर रहा है तो रज़ाक से क्या गिला। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को सुन रहा था। वो बता रहा था कि कैसे दानिश कनेरा को पाकिस्तानी टीम मेंबर्स करीब नहीं आने देते थे, इसे वहाँ मौजूद खाने शेयर नहीं करने देते थे क्योंकि वो हिंदू था। शोएब ने कहा इसने इस खिलाड़ी को उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी थी, जिसने दानिश को वहाँ खाना प्लेट में डालने से मना कर दिया था। ये वो लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो आलमी सतह पर 15-20 साल क्रिकेट खेलते हैं, जो हर देश और शहर फिरते हैं, जो मुख्तलिफ कल्चर, माशरों, मज़ाहिब, ज़बानों व नस्लों से मिलते जुलते हैं। कहा जाता है जो बंदा ज़्यादा ट्रैवल करता है वो ज़्यादा बेहतर इंसान होता है। इसमें दीगर मज़ाहिब, ज़बानों, कल्चर बारे ज़्यादा बर्दाश्त पैदा हो जाती है। वो सबको पसंद करता है, उसे डाइवर्सिटी अच्छी लगती है, वो सबको इंसान समझता है, किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के तौर पर नहीं देखता और ना ही इसके अंदर नस्ली तासुब पैदा होता है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को क्या हुआ है, 20-20 साल क्रिकेट खेलने और दुनिया फिरने के बावजूद वो नहीं बदल सके, इनकी सोच नहीं बदली। रज़ाक के साथ बैठे खिलाड़ी इसकी मजम्मत करने के बजाय कहके लगा रहे थे। रमीज़ राजा इस खातून को रिचर्ड्स पर नस्ली तासुब और इसके रंग पर मबनी जुगत पर संजीदा होकर रोक नहीं सकते थे। अब इस रिचर्ड्स की बेटी ने रमीज़ राजा के अपने बाप पर कमेंट्स पर मारे गए कहकों पर ट्वीट किया है, जिसमें इसने रमीज़ राजा को शर्म दिलाने की कोशिश की है।
یہ کھلاڑی عام لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا بھر میں ہمارے سفیر ہیں، انہیں عزت دی جاتی ہے، ہمارے بچے انہیں آئیڈل مانتے ہیں، ان کی باتوں اور کردار سے ہمارے ملک کی باہر شناخت بنتی ہے۔ جب 1.5 ارب آبادی کے ملک انڈیا نے رزاق کا وہ بیہودہ کمنٹ سنا ہوگا جس پر دیگر کھلاڑی کہہ مار رہے ہیں، ان کا ہمارے بارے کیا تصور بنا ہوگا؟ یہ ان کے ہیروز ہیں۔ اسی طرح جب شعیب اختر کو دانش کنیرا کے لیے لڑتے سنا ہوگا جسے دیگر ٹیم ممبرز کھانا تک ساتھ نہیں کھانے دیتے تھے، تو ہمارے بارے عالمی سطح پر کیا سوچا جاتا ہوگا کہ عام لوگ تو چھوڑیں، ان کے ہیروز کی یہ حالت ہے۔ رمی راجا کے کینکو نے لیجنڈ رچرڈ اور اس کی بیٹی کو کتنا دکھ دیا ہوگا۔ ویسٹ انڈیز جہاں کرکٹ کو پوجا جاتا ہے اور رچرڈز ان کے دیوتا جیسا ہے، ان کی کیا رائے بنی ہوگی؟ ان کی رنگت جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جس پر راجا کہکے لگائے جا رہے تھے، ہو سکتا ہے اس رنگت کے لوگوں نے کبھی رمیز راجا کی بیٹنگ پر انہیں داد دی ہو جب وہ وہاں کھیلنے گئے ہوں۔ ان چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں بچپن سے گھر سے محلہ، معاشرہ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک کیا سکھایا اور کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسے ہمیں دیگر مذاہب اور مختلف رنگ کی قوموں سے نفرت سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے کھلاڑی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جملے کستے ہیں اور ساتھی کھلاڑی داد دیتے ہیں۔ میرے دوست جنید ماہر نے پچھلے ماہ انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں چند پاکستانی کھلاڑیوں کی باتیں سن کر کہا تھا کہ ٹیم میں چند پڑھے لکھے کھلاڑیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے بڑی گہری بات کی تھی جو اب رضا کی گفتگو سن کر سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن رمیز راجا سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا جو پوری دنیا پھرنے کے بعد بھی رچرڈز لگنے والی نسل پرستی اور رنگت پر مبنی جگت پر کہہ مار کر بے حال ہو رہا تھا؟